संक्षेप में अपना परिचय दीजिए। Ma'am, I belong to district Gaya, and I did BTech in mechanical engineering. And right now I'm preparing for BPSC, and for livelihood I am also joined a private school. And my hobby is arm wrestling and working out at gym. बीटेक किस वर्ष में कंप्लीट किया था? Ma'am, 2012. Since then you are teaching. Yes, ma'am. I was preparing for BPSC, and now for past 4 years I've been teaching. बीपीएससी की प्रिपरेशन आप कब से कर रहे हैं? Ma'am, it has been 2014. ये कौन सा अटेम्प्ट है आपका? 4th attempt है. प्रीवियस अटेम्प्ट्स में क्या हुआ था? Ma'am, I was marginalized left. So 4 नंबर से छूट गया था पिछले अटेम्प्ट में. Yes, ma'am. बीटेक जनरली स्टूडेंट्स इसलिए करते हैं कि उन्हें जॉब सिक्योरिटी मिल जाए और उनका बीटेक खत्म होते ही उन्हें एक अच्छा जॉब मिल जाए। और आप बीटेक खत्म करने के बाद 2012 से पढ़ाई कर रहे हैं, एक जनरल नेचर की सर्विस में आने की तैयारी कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि आपने जो पढ़ाई बीटेक में की वो व्यर्थ हो गई एक तरह से? नो मैम, व्यर्थ तो नहीं कहेंगे। मैंने जो इंजीनियरिंग के दौरान जो भी पढ़ाई की उससे जो भी एक साइंटिफिक टेम्परामेंट जो सीखा मैंने, जो आया है उसको आज जो भी देख सकते हैं डिजिटलाइजेशन की तरफ एडमिनिस्ट्रेशन जा रहा है, तो उसका एक सही उपयोग मैं वहाँ कर सकता हूँ। तो जो भी मैंने सीखा इंजीनियरिंग के दौरान, तो मैं आज डिजिटलाइजेशन, ई गवर्नेंस का इस्तेमाल अच्छे और बेहतर ढंग से कर सकता हूँ। में आने की इंस्पिरेशन आपको कैसे और कहाँ से मिली? मैम, सिविल सर्विस बचपन से ही था मैम, लेकिन सिविल सर्विस यहाँ क्रेज तो शुरू से ही था। यहाँ जब भी मैं देखता था आसपास में गया जिले के डीएम को या फिर स्वतंत्रता दिवस पर जब भी झंडा फहराते हुए देखता था अपने स्कूल में आते हुए किसी डीएम को या फिर आईपीएस को, तो एक प्रेरणा मिलती थी मुझे कि हाँ फर्दर लाइफ में एक फाइनल गोल तो यही करना है। आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है बीपीएससी में? मैम, जियोग्राफी है मेरा फाइनल ऑप्शनल। ये आपका बचपन का ड्रीम है, और तो आप अपना 12th के बाद बीए कर सकते थे ज्योग्राफी लेके, जो कि आपने यहाँ पे भी चूज किया है। तो जो बीटेक करने का आपका, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आपने बीटेक क्यों किया। आपने वहां पे अपने समय भी लगाया, पैसा भी लगाया होगा ऑफ कोर्स। जब आपका शुरू से ही क्लियर आपका थॉट कि आपको सिविल सेवा में आना है, तो आपने उसी से ओरिएंटेड होकर अपनी पढ़ाई क्यों नहीं? मैम, सिविल सर्विस में ना एक मेरा फाइनल गोल था, बट इसमें कम ही बच्चों को सक्सेस मिल पाता है, तो जॉब सिक्योरिटी की वजह से मैंने बीटेक को कि आपको डाउट था। मैम, थोड़ा तो मतलब था उस समय कि हाँ, क्योंकि बच्चे सिलेक्ट कम होते हैं, 100 बच्चे 200 बच्चे आते हैं, तो सिलेक्ट चांसेस कम होते हैं और सामाजिक प्रेशर भी रहता है कि हाँ एक प्लेटफॉर्म चाह रहा था कि हाँ शुरू में मिल जाता है, उसके बाद मैं फाइनली इसके लिए प्रिपरेशन करूंगा। अटेम्प्ट आप दे चुके हैं बीपीएससी में, आपका प्लान बी क्या है इन केस अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है? तो मैं जो पढ़ा रहा हूँ मैं उसे एक विस्तारित और अच्छे ढंग से मैं फैलाऊंगा और अच्छे एजुकेशन देना चाहूँगा। अच्छे बच्चों को जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसे मतलब कमर्शियल ढंग से और बड़े व्यापारिक बड़े स्तर पर मैं ले जाना चाहूँगा, ताकि और अच्छे ढंग से मैं बच्चों को पढ़ाऊँ, क्योंकि पढ़ाने में अच्छा लगता है। मैम, मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस बिहार एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस है, और सेकंड बिहार रजिस्ट्रेशन सर्विस है, थर्ड बिहार एजुकेशन सर्विस है। पुलिस सेवा आपकी चॉइस में नहीं है? नो मैम, पुलिस सेवा चॉइस में नहीं है। ओके, चलिए एजुकेशन में आपका इंटरेस्ट मुझे नजर आ रहा है, जैसे कि आपने बताया पढ़ाते भी हैं। सन 2011 की अगर मतगणना की बात करें तो बिहार के किस जिले की साक्षरता दर, लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा है?
मैम रोहतास जिला की सबसे ज्यादा। और सबसे कम मैम पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट की है। ओके, चलिए आपको बिहार एडमिनिस्ट्रेशन जो एजुकेशन सर्विस है उसमें ऑफिसर आपको बना दिया जाता है, ठीक है। कुछ सालों यस मैम। बाद, लगभग 5-10 साल बाद आप एक हायर पोस्ट पे हैं, ठीक है। और आपका एक लड़का है जो कि 12th स्टैंडर्ड में पढ़ता है, ठीक है। वो मैथमेटिक्स में कमजोर है, कमजोर इन द सेंस वो बहुत कमजोर है, एक्सट्रीमली पुअर इन मैथमेटिक्स। अब उसके बोर्ड के यस मैम। एग्जाम्स हैं और आपकी जो वाइफ है वो आपको कह रही है कि अगर हमारा बच्चा फेल हो जाएगा तो ये डिप्रेशन में चला जाएगा और शायद ये फर्दर स्टडीज भी अपनी ना कंटिन्यू करे। आपका जो बच्चा है वो जो अदर सब्जेक्ट्स हैं उनमें अच्छा है, एथलेटिक्स में अच्छा करता है, स्कूल में परफॉर्म, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया आप ऑफिसर हैं तो आपके पास अथॉरिटी है। जिस स्कूल में आपका बच्चा पढ़ता है वो शहर का एक प्रेस्टिजियस स्कूल है और उस स्कूल के जो मैथ्स के टीचर हैं वो आपके फैमिली फ्रेंड हैं, ठीक है। तो आपकी वाइफ बोल रही है कि उन्हें अप्रोच करो और उनसे बोलो कि आपके बच्चे को चीटिंग करा दे एग्जाम में ताकि बच्चा आपका पास कर जाए, ठीक है। तो अब ऐसी सिचुएशन में आपको भी पता है कि मेरा रेपुटेशन खराब हो जाएगा मेरा बच्चा अगर फेल कर जाता है तो, और उसके डिप्रेशन में जाने के भी चांसेस हैं। तो वो आपकी फैमिली फ्रेंड है, आसानी से ये काम कर देंगे, कोई डिफिकल्टी आएगी नहीं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, व्हाट विल बी योर डिसीजन? नो मैम, मैं ऐसा कभी भी अनैतिक काम नहीं करूंगा। मैं अपने बच्चों को समझाऊंगा कि नहीं, मैथमेटिक्स अभी कमजोर है, ठीक है, उसे अभी वक्त है, उसे समझ पास मार्क्स कम से कम ले आए। तो एक सिलेक्टेड टॉपिक बना के कुछ पास मार्क्स लाने भर की कोशिश करे, अगर हो सकता है वक्त नहीं नहीं, आए। बोर्ड के एग्जाम एकदम सर पे है, वक्त नहीं है, अब वो कुछ नहीं कर सकता है, एंड ही इज एक्सट्रीमली कोई पुअर इन बात मैथमेटिक्स। कोई बात नहीं, फेलियर इज द पिलर ऑफ सक्सेस। इस बार फेल कर जाए कोई बात नहीं, अगले बार फिर मेहनत करें, क्योंकि लाइफ में बहुत सारे ऐसे सिचुएशन आते रहेंगे। अगर वो एथलेटिक्स में अच्छा है, वो चाहता है कि एथलेटिक्स करे, तो हो सकता है एथलेटिक्स में हो सकता है कभी इंजरी आ जाए, कभी कुछ आ जाए, तो उसमें भी कर सकता है कि मैं पार्टिसिपेट नहीं करूंगा तो मैं डिप्रेशन में चला जाऊंगा। तो इस तरह से फेस करेगा तो नहीं, फेस करना सीखना पड़ेगा। फेलियर से डरना नहीं है, फेलियर इज द पिलर ऑफ सक्सेस। उसे मैं समझाऊंगा कि फेलियर से नहीं डरना है, इस बार नहीं तो अगले बार उसे जी तोड़ मेहनत करना है, हो सकता है अच्छे मार्क्स से आ जाए ना। और उसके बाद अपना जो रुचि है उसमें तुम मन लगा के पढ़ो, क्योंकि ऐसा भी फेस करते रहोगे तो लाइफ में कभी फर्दर जो तुम्हारे मन के काम है उसमें भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी, कभी भी लाइफ स्मूथ नहीं चलेगा। तो मैं उसे मोटिवेट करूंगा और फेलियर से न डरने की सलाह दूंगा। अभी आप सिविल सर्विसेज का इंटरव्यू दे रहे हैं तब आप ये बातें कह रहे हैं, या जब ये बातें प्रैक्टिकली आपको करने को आएंगी आपके सामने तब आप ये करेंगे? बिल्कुल मैम, यही करूंगा, क्यों नहीं, क्योंकि लाइफ में आती रहता है मुसीबत, तो कभी मतलब जब तक लाइफ है स्ट्रगल तब तक रहेगा, लाइफ कभी स्मूथ नहीं चलता है। तो आप कब तक स्ट्रगल से भागिएगा, स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा और उसे फेस करना पड़ेगा। ठीक है, ओके दीपक सर प्लीज कंटिन्यू कीजिए। अबू जी, आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है ज्योग्राफी और आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया है। यस सर। कंपोजिट स्ट्रक्चर्स जानते हैं आप क्या होता सॉरी सर, मैंने स्टडी रिकॉल नहीं कर पाया, काफी दिनों से है? मैंने स्टडी नहीं। कंपोजिट्स, ठीक। बताइए कि ड्रेनेज पैटर्न जो है वो यस कैसे सर। डिटरमाइन होता है, कौन से फैक्टर्स हैं जो ड्रेनेज पैटर्न को डिटरमाइन करते सर स्लोप, वहाँ की स्लोप जो है सर, स्लोप डिटरमाइन करता है, और रेनफॉल, और सर और रिकॉल नहीं आ पा रहा है सर फिलहाल, तो ये स्लोप और रेनफॉल ही याद आ पा रहा है। हैं? फिजियोग्राफिक जो वेजिटेशन भी सर उसे डिफाइन करता है। माउथ ऑफ द रिवर किसे कहते हैं? सर माउथ ऑफ रिवर जहाँ सर रिवर फॉल करती है। कहाँ फॉल करती है? सर अगर वो रिवर में किसी और रिवर से मिल जा रही है तो उसे माउथ, उसका रिवर कहेंगे, या फिर अगर वो ओशन में गिर रही है तो उसका उसे माउथ ऑफ द रिवर कहेंगे।
तो जो हिमालयन रिवर्स है उनका एक कैरेक्टरिस्टिक है कि वो अपने माउथ पे डेल्टा बनाती हैं। यस सर। तो क्या रीजन है कि माउथ पे ही डेल्टा बनाती हैं? सर हिमालयन रिवर मेनली सर वो ईस्टवर्ड फ्लो होती है, क्योंकि वो एक ईस्टवर्ड कोस्ट जो है सर वो इमरजेंट कोस्ट है, और ये हिमालयन रिवर हिमालय से फ्लो होती है, तो वो हिमालय न्यू फोल्डेड माउंटेन है, तो बहुत सारा सेडिमेंट्री रॉक्स वो कैरी करती रहती है, तो वो बिफोर माउथ जाने से पहले वो अपना सारा मोराइंस वगैरह जो है सारा अपना वो डिपॉजिट करते जाती है, और इमरजेंट कोस्ट लाइन होने की वजह से प्रॉपर इसका मौत स्मूथ नहीं बन पाता, जैसे वेस्ट में नर्मदा रिवर या ताप्ती होता है, स्टोरी नहीं बनाती है ये। हिमालयन रिवर्स को एंटीसीडेंट रिवर्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि सर ये ये काफी पुरानी रिवर है, और अपने अगेंस्ट स्लोप बहती है सर, ये काटती हुई जाती है। जब माउंटेन का निर्माण हो रहा था सर, तो ये अपने रिवर अपने पाथ को कंटिन्यू रखी और काटती हुई गई और स्लोप गॉर्जियस बनाती गई, इसलिए इसे एंटीसीडेंट रिवर कहते हैं। फोल्ड माउंटेन्स क्या होते हैं? सर फोल्ड माउंटेन्स जब तो प्लेट्स आपस में टकराती है सर, तो फोल्ड माउंटेन का निर्माण होता है सर। पेगासस क्या है? पेगासस अभी हाल ही में काफी ज्यादा चर्चा में है। ये क्या है? पेगासस एक स्पाईवेयर है सर, इसे इजराइल मिशन ने बनाया है, और इससे जानकारी मतलब स्पाइंग किया जा सकता है सर, किसी भी मोबाइल का या किसी भी डेटा का वो चुराया जा सकता है, या उस पर निगरानी रखी जा सकती है। तो तो ये अन्य स्पाईवेयर से किस प्रकार से भिन्न है? इतना ज्यादा इसको डेंजरस क्यों माना जा रहा है? सर ये काफी डेंजरस है, ये किसी भी मतलब बड़े से बड़े अथॉरिटी में भी ये वहाँ जैसे ये स्नूपिंग कर सकती है सर ये स्पाईवेयर, और इसकी क्षमता काफी मतलब डेवलप है और अतिरिक्त स्पाईवेयर से, तो ये हमारे देश की भी सुरक्षा या किसी भी देश की सुरक्षा के लिए काफी हानिकारक है, क्योंकि इसरो और डीआरडीओ जैसे हमारे संस्थान को अगर ये हैक कर लेगी दूसरी कंपनियां, तो मुश्किल में। स्नूपिंग या स्पाइंग की एक एक इंटरनेशनल चलन है इसका। क्या आप कोई इंस्टेंस कोट कर सकते हैं जहां पर स्नूपिंग ने किसी देश का बहुत ही ज्यादा नुकसान किया हो, या इस तरह की स्पाईवेयर्स ने कुछ बहुत ज्यादा नुकसान किया हो? ये सर यूएस चाइना ने अभी यूएसए में कुछ स्पाइंग किया था, और रशिया के खिलाफ भी स्पाइंग हुआ था, यूएसए ने करवाया था। वो जब कोल्ड वार के दौरान चल रहा था, तो सर रशिया में भी स्पाइंग किया है यूएसए ने, और इसके अलावा मुझे याद नहीं आ रहा प्रॉपर। आपका हॉबी है आर्म रेसलिंग और जिम वर्कआउट, यस सर। तो आपको नहीं लगता कि ये जिम में जाके लोहा उठाना बहुत ही विचित्र कार्य है? मुझे लगता है कुछ। हेलो। हेलो, हाँ सर। हाँ, हेलो। आपकी आवाज बीच में एकदम डिस्टर्ब हो गई हाँ थी। हाँ सर, चलिए। यस सर। हाँ सर, तो प्लीज कंटिन्यू। हाँ, मैं ये कह रहा था कि जिम में जाके लोहा उठाना कुछ विचित्र कार्य है, आपको ऐसा नहीं लगता? जी सर, विचित्र कार्य तो नहीं कहेंगे, टफ काम कहेंगे, और ये अगर जो भी हेल्थ फ्रीक हैं जिनको हेल्थ काफी अच्छा लगता है कि अपने बॉडी पर ध्यान दें और फिट रहें, तो उनके लिए तो बहुत अच्छा है सर। हाँ, और सभी के लिए ये करना ही चाहिए, और इससे मस्कुलर स्ट्रेंथ भी बढ़ता है, और कहीं ना कहीं मानसिक मनोवैज्ञानिक आपका दबाव सहने की क्षमता बढ़ती है सर इससे।
आपका स्ट्रेस भी दूर होता है काफ़ी। अगर स्ट्रेस आपका रहता है तो जिम में जाने से, वर्कआउट करने से सर आपका स्ट्रेस भी दूर हो जाता है। ओलंपिक्स में अभी बहुत रिसेंट 1-2 दिन में इंडिया ने एक माइलस्टोन अचीव किया है, यस सर। तो आर यू अवेयर ऑफ इट? यस सर, आई एम अवेयर ऑफ दैट। क्या है? सर अभी रवि दहिया सर को सेकंड प्राइज मिला था, और बजरंग पुनिया सर को सेकंड सिल्वर मिला है, और नीरज चोपड़ा सर जी को गोल्ड मेडल मिला है सर जैवलिन थ्रो। तो जेवलिन थ्रो कितनी दूर तक उन्होंने फेंका, क्या मेजरमेंट था उसका? सर वो एक फाइनल गोल्ड तो उन्हें 87.58 मीटर की वजह से मिला था, और पहला थ्रो सर 87.03 का था। ठीक है, मेरी तरफ से इतना ही। थैंक यू। धन्यवाद। आवाज आ रही है मेरी? यस सर, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। अच्छा, बिहार में अभी कास्ट बेस्ड पॉपुलेशन सेंसस की बात हो रही है। इवन जो गवर्नमेंट है वहाँ की, सेंट्रल गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट यस कर सर। रही है कि यहाँ पे कास्ट बेस्ड एक पॉपुलेशन सेंसस कराई जाए। यस सर। ऐसी क्या जरूरत है इस प्रकार के सेंसस? सर कास्ट बेस्ड सेंसस करवाने की जरूरत इसलिए पड़ रही है, लोग मांग कर रहे हैं, क्योंकि हाँ, लगभग 2200 अनपिछड़ी जाति आती है, पर अगर लाभ देखा जाए तो शुरू के ऊपर के 100 ही जाति ने लाभ उठाया है इस ओबीसी आरक्षण का। तो अगर समय हमें प्रॉपर हर की जनगणना पता चल जाएगी तो एक ओवरऑल इंक्लूसिव डेवलपमेंट का लिए काम किया जा सकता है कि किस जाति को कितना रिक्वायरमेंट है आरक्षण का, या किस रिक्वायरमेंट है फाइनेंशियल मॉनिटरी की, तो उस पर ध्यान दिया जा सकता है। एक ओवरऑल मॉनिटरिंग किया जा सकता है सर। इस मॉडर्न एज में जहाँ इन सब चीजों को जितना हो सके डिस्करेज करके और समाप्त करने का समय है, उस समय इस चीज को फिर से एक बार करना, आपको नहीं लगता कि ये हो सकता है कि सामाजिक जो ताना बाना है उसको एक तरह से नुकसान पहुंचाएगा और लोगों में वैमनस्यता बढ़ेगी? सर हो सकता है, लेकिन थोड़े बहुत तो सर हर जगह ही गुंजाइश रहती है, लेकिन ये ओवरऑल अगर देखा जाए तो हमारे लिए फायदा ही करेगा। अच्छा ठीक है, तो ये आपके हिसाब से जो फायदामंद है इसलिए इसमें एफर्ट डाले सरकार, तो ठीक है, तो फिर केंद्र सरकार इतना रिलक्टेंट क्यों है इस बारे में? यस सर। सर केंद्र सरकार अभी थोड़ा केंद्र सरकार की अभी समस्याएं बहुत हैं सर। अभी कोरोना फैला हुआ है, या फिर और भी कई समस्याएं हैं, चाइना के द्वारा युद्ध की आशंका है। तो अभी केंद्र सरकार काफी बिजी है, जिसकी वजह से उसका ध्यान कहीं अभी जनगणना पर नहीं है सर, और फ्यूचर में हो सकता है कि वो साथ दे सर केंद्रीय सरकार। मेडिटेरेनियन सी को मेडिटेरेनियन सी क्यों कहते हैं? कोई विशेष वजह है क्या इसकी? सॉरी सर, नहीं पता सर। बीच में भूमध्य सागर है सर, मेडिटेरेनियन चारों तरफ घिरा हुआ है सर लैंड की वजह से, शायद इसी वजह से, आई एम नॉट श्योर सर, बट ये लैंड की वजह से चारों तरफ लैंड से घिरा हुआ है, इसीलिए इसे मेडिटेरेनियन सी कहते हैं। रोरो सर्विस क्या है, सुना है आपने? हेलो। फेरी इन फेरी आउट सर्विसेज। हेलो सर। हाँ हेलो सर। हाँ, आवाज आ रही है? यस सर, आ रही। लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड कौन सा है? मंजुला आइलैंड, ब्रह्मपुत्र रिवर जिसे बनाते हैं सर। जो बिहार में बाढ़ की समस्या है, ये इसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार कौन सी नदी है? कोसी रिवर है सर। ऐसा क्यों है? कोसी का कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जिसकी वजह से ये इतना ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है बाढ़ आने में?
सर ये काफी ये मियंडर करती है सर, ये कोसी रिवर काफी मियंडर करती है और ये अपने पाथ से शिफ्ट होती जाती है, जिसकी वजह से फ्लड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और ये काफी सेडिमेंट कैरी करती है अपने साथ, जिसकी वजह से इसका डेप्थ बढ़ते जाता है और ये बैंक को अपने तोड़ते के फ्लड क्रिएट कर देती है। डेप्थ बढ़ते जाता है कि घटते जाता है? डेप्थ घटते जाता है सर, डेप्थ डेप्थ में सर वो मोराइंस बढ़ते जाता है, जिसकी वजह से उसकी डेप्थ घटते जाती है। तो जो meander बनाती है इसके कारण क्या है बेसिकली? सर अगर अकॉर्डिंग टू शूमैन वेट विथ बाई डेप्थ का रेशियो मोर देन 25 हो जाता है सर, तो वो मियंडर करती है। तो इसका विड्थ बाई डेप्थ रेशियो देखा जाए तो ये कम हो जाता है, तो इसलिए ये मियंडर करना इसका नेचर बन जाता है सर। और ये न्यू सेडिमेंट्री हिमालय न्यू फोल्ड माउंटेन है, तो बहुत सारे सेडिमेंट के थ्रू ये कैरी करती है, जिसकी वजह से इसका डेप्थ घटते जाता है और विड्थ रेशियो इसका कम होने के वजह से इसका डबल विथ बाई डेप्थ रेशियो मोर देन 25 है, इसलिए ये मियंडर करता है। अच्छा, अरावली की जो पहाड़ियां हैं वो किस प्रकार की पहाड़ी है? सर ये भी फोल्डेड माउंटेन है सर। और हिमालय का? हिमालयन भी फोल्डेड माउंटेन है सर। वो ओल्ड फोल्डेड माउंटेन है, ये सर यंग हिमालयन यंग फोल्डेड माउंटेन है सर। यंग फोल्डेड माउंटेन जब बोलते हैं तो इसके और क्या क्या कैरेक्टर्स हैं, क्या गुण होते हैं इनमें, क्या ऐसी इनकी क्वालिटी? सर ये रिवर स्ट्रीम इसका काफी तेज होता है सर। न्यू रिवर का स्ट्रीम जो होता है वो बहुत फास्ट फ्लो करता है। ओल्ड माउंटेन का रिवर स्लो हो जाता है, रिवर के स्ट्रीम में उतनी कैपेसिटी नहीं रह पाती है सर। और सर ये इस न्यू फोल्ड माउंटेन हाइट अपनी हाइट को इंक्रीज करते रहता है सर। जैसे पहले 8,848 हाइट थी माउंट एवरेस्ट की, अभी 8,850 है सर। और अरावली की हाइट घटती जाती है, जैसे ओल्ड फोल्डेड माउंटेन्स की हाइट घटती जाती है। इरोजन उसमें इरोजन फोर्स ज्यादा हो जाता है आइसोस्टेसिक फोर्स के हिसाब से। स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो क्या है, ये स्टेबल है या नहीं है? सॉरी सर, नहीं जानते। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा पार्ट है भारत का जहाँ भूकंप की संभावना कम होती है? सर ये पेनिनसुलर है सर, पेनिनसुलर ऐसा क्यों है? दक्षिण भारत। ये सर ये एक कंप्लीट निस फॉर्मेशन है, निस ग्रेनाइटिक फॉर्मेशन है सर। ये इसमें कोई भी किसी भी तरह का सर ये कन्वर्जेंट जोन में नहीं आता है ये सर। किसी से भी टकरा नहीं रहा है, किसी तरह का कन्वर्जेंट जोन से नहीं इसका, ये फ्री ऑफ एनी कॉन्टिनेंट एनी फोर्सेस सर। अरावली पर्वत का जो स्ट्रेच है कहाँ से कहाँ तक है? आ रही है आवाज? यस सर। बता पाएंगे? अरावली पर्वत है जो, आवाज आ रही है आपको? यस सर। मैं पूछ रहा था कि अरावली का स्ट्रेच कहाँ से कहाँ तक है? सर अरावली साउथ गुजरात से लेके सर दिल्ली दिल्ली तक है। दिल्ली में किस नाम से जाना जाता है? ये प्रेसिडेंट हाउस तक जाता है सर, ये पता नहीं सर किस नाम। क्या नाम है? प्रेसिडेंट हाउस कहाँ स्थित है? सर न्यू दिल्ली में है सर। ये
राष्ट्रपति भवन कोई हिल्स बोलते हैं उसको, एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। रायसीमा हिल्स। रायलसीमा हिल्स, रायलसीमा हिल्स। ठीक है, मेरी तरफ से भी कंप्लीट। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।